नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अब से कुछ महीने पहले नेपाल में जेनजी रेवोल्यूशन हुआ था। आपको याद होगा, बड़े पैमाने पर युवाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था और यह प्रदर्शन ऐसा था कि सरकार गिर गई थी, तख्ता पलट हो गया था और इसे नाम दिया गया था जेनजी रेवोल्यूशन। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे नेपाल का उदाहरण दे देकर भारत में बैठे कुछ नेताओं ने भी इस तरीके के बयान दिए थे जिससे अराजकता फैल सकती थी। आज एक बार फिर आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रही हैं जो नेपाल से सामने आई हैं लेकिन नहीं आनी चाहिए थी। ये तस्वीरें जो आप देख रही हैं, ये एक बार फिर उस जेनजी प्रोटेस्ट की हैं जो नेपाल की सड़कों पर हुआ। यहां पर पुलिस को देखिए निशाना बनाया गया, सेना के जवानों को निशाना बनाया गया। ये जो युवा थे ये एक बार फिर से सड़कों पर उतरे और बताया गया कि जो केपी शर्मा ओली हैं उनके समर्थकों के साथ झड़प हुई थी, जिसके बाद का ये पूरा बवाल है। अब वो तो सत्ता में भी नहीं है, उनको हटा दिया गया है, फिर उनके समर्थकों के साथ झगड़ा करने की वजह क्या रही और ये बवाल क्यों हो रहा है, आज इसी को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, क्या वजह है कि जेनजी एक बार फिर सड़कों पर है नेपाल में? नहीं, जिन देशों में तख्ता पलट होता है उन देशों में अगला 1 साल तक बहुत हिंसक रहता है। चाहे वो बांग्लादेश को देख लीजिए, नेपाल को देख लीजिए, लीबिया को देख लीजिए, जो मुअम्मर गद्दाफी का जो देश था, या इराक को देख लीजिए। वहां क्या होता है कि जो जाते हैं सत्ता में, उनकी सत्ता तो चली जाती है लेकिन उनके समर्थक रहते हैं। तो फिर क्या होता है, उन समर्थकों को क्रश करने के लिए चाहे कानूनी रूप से आप क्रश करें, बांग्लादेश में भी चल रहा है संघर्ष। जब श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे प्रदर्शनकारी, तो अगले 3-4 महीने तक वहां इस तरह की हिंसक झड़प की खबरें आती रही। तो ये उसी का ये कंटिन्यूटी है। लेकिन मेरा जो सवाल है नम्रता, वो इससे इतर है। जिन जिन देशों में अमेरिका या सीआईए ने तख्ता पलट करवाया है, क्या उन देशों की हालत अच्छी हो गई? जैसे लीबिया, ये पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, लेकिन जब वहां तख्ता पलट हुआ, मुअम्मर गद्दाफी वहां से चले गए, तो उस देश का क्या हाल हुआ? उस पे जाएंगे, पूरा मुद्दा समझेंगे। एक बार पहले नेपाल को ब्रीफ कर दीजिए कि नेपाल में ये जो पूरी तस्वीरें आई है इसके पीछे की वजह क्या रही? ये क्या है कि जो पहले वाली सरकार के जो केपी शर्मा ओली के जो समर्थक हैं, वो दोबारा प्रदर्शन शुरू कर दिए कि जिस तरह तुमने तख्ता पलट किया है हम भी करेंगे। तो काउंटर में सामने वाले का भी स्टूडेंट आ गए, जेनजी आ गए। तो ये जेनजी बनाम जेनजी का ये लड़ाई था। और फिर क्या हुआ कि जो दूसरे वाले जेनजी थे, जो अभी सरकार वाले हैं, तो उनकी तरफ से पुलिस भी आ गई और फिर केपी शर्मा ओली के समर्थकों को भगाया। ये होगा, और मैं बार बार बोल रहा हूं, नेपाल की हालत और खराब होने वाली है। नेपाल में किस चीज की कमी थी? फिर किसी को चुल मची कि वहां लाल क्रांति होनी चाहिए। बहुत राजशाही बहुत खराब चीज थी, डेमोक्रेसी बहुत खराब चीज थी, तो क्रांति होगी जी, क्रांति। तो क्रांति हो गई पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व में। लोगों ने हथियार उठा लिए, फिर वो क्रांति वाले आ गए सत्ता में। क्रांति वाले सत्ता में आ गए तो इनका सब परिवार वगैरह अमेरिका इंग्लैंड में सेटल हो गया। फिर वो पैसे जमा करने लगे और कोई कुछ बोलता था तो इनके पास बंदूक थी कि बंदूक के जोर से आए थे, फिर बंदूक के जोर से दबाना शुरू किया। तो कुछ दिन तक दबा, फिर दूसरे को मौका मिला, सीआईए को मौका मिला, उसने सोशल मीडिया बैन को बहाना बना के फिर से नौजवानों को सड़कों पर उतार दिया। फिर से हंगामा हुआ, फिर से पार्लियामेंट जला, लाइब्रेरी जली, संसद भवन को सब जला दिया। उसके बाद फिर से आ गए। अब बताइए, इस देश की स्थिति अच्छी हुई या खराब हुई? मैं इस भारत के नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि एक देश ऐसा बता दीजिए कि जहां क्रांति के बाद उस देश की स्थिति अच्छी हो गई। श्रीलंका में बेरोजगारी के नाम पे हुआ था, दूर हो गई बेरोजगारी श्रीलंका की। यहां जो शेख हसीना का जो तख्ता पलट हुआ था, वो स्टूडेंट की मांगों को लेकर शुरू हुआ था कि जो वहां स्वतंत्रता सेनानियों को जो रिजर्वेशन था उसको हटा दिए, यहां से स्टार्ट हुआ था ना। और फिर बाद में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार दूर हो गया, भ्रष्टाचार हो गई, बेरोजगारी दूर। अपने देश में भी कुछ इस तरह के लोग हैं जो कहते हैं कि सिस्टम बहुत खराब है, बहुत भ्रष्टाचार है, उतर जाओ सड़कों पे, जला दो लाइब्रेरियां, कहा गया, फूंक डालो। नेपाल में जो पहला जेनजी रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद तो कितने नेताओं ने कहा कि जी हम जेनजी के साथ खड़े हैं, तो भारत में भी ऐसा हो सकता है। बहुत सारे नेताओं ने कहा। यहां तो 80-80 साल के बुजुर्ग कम्युनिस्टों का नस फड़फड़ा रहा है क्रांति के लिए। यह हाल है यहां पे। आप शायद कम्युनिस्टों को फॉलो नहीं करती, लेकिन मैं उनको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता हूं। और चलने का सुध नहीं,
मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, और रोज क्रांति ही क्रांति कर रहे हैं। मैंने कहा दादा क्रांति करके जाओगे कहां? ये हाल है यहां पे। आसपास के सारे देशों को देखिए, जहां जहां तख्ता पलट हुआ है उस देश की हालत और खराब हुई है, और ये भारत के लिए सबक है। पंकज जी, उनकी जहां जहां समस्या पर ये जिस नहीं जिस है। देश में इस तरीके से सरकार टॉपल होती है, जहां जहां गिरती है, तख्ता पलट बिल्कुल। होता है, ये सब कुछ रैंडम नहीं होता, ये प्री प्लान होता है, इसमें डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। वो बिल्कुल। थोड़ा समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है कि पहले मैं भारत का ही उदाहरण लेता हूं। भारत में समस्या ये नहीं है कि यहां लोकतंत्र नहीं है, समस्या ये भी नहीं है कि तानाशाही है। भ्रष्टाचार जो है पहले के मुकाबले कम है, जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा है, फिर भी इस तरह का पोर्ट्रे करने की कोशिश चल रही है कि भारत में सब कुछ समाप्त हो गया। भारत के लोगों के दिमाग में यह फीड किया जा रहा है कि तुम्हारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो गलत है, तुम्हारा जो चुनाव आयोग है वो गलत है, तुम्हारी आर्मी में जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तुम्हारे यहां बहुत भेदभाव है, सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दी जाती, कड़ा नहीं पहनने दी जाती, ईसाइयों के साथ ये हो रहा है। ये सब पोर्ट्रे किया जा रहा है। जब से आजाद हुआ तब से समाज तो ऐसा ही है। जो कमियों के बावजूद हम तो यूं ही है ना। जब से आप बचपन से देख रही है तब से लोकतंत्र बहुत फल फूल रहा था और आज खराब हो गया। आप अपना रियल एक्सपीरियंस बताइए। नहीं, जैसा था। लेकिन ये कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया के जरिए, नेताओं के बयानों के जरिए। और मकसद क्या है पता है? मकसद यह है कि भारत जो उनका कंपटीटर बन रहा है फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ, भारत जो डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, भारत की फार्मा जो चारों तरफ छा रही है, ये किसी तरह ये सिलसिला बंद होना चाहिए। तो बंद कैसे होगा? जब भारत डिस्टर्ब होगा। मान लिया भारत में सब कुछ शांति रहेगा तो भारत 58,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा। तो जो डिफेंस एक्सपोर्ट में जिनका एक छत्र राज था, वो अपनी मार्केट में एक नया कंपटीटर क्यों पैदा होने देंगे? उन्होंने बड़ी मेहनत से कोरोना का माया जाल रचा था कि पहले कोरोना होगा, लोग मरेंगे, फिर हमारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों के दवाओं की डिमांड बढ़ेगी, फिर हम बेचेंगे, अरबों खरबों का व्यापार होगा पूरे दुनिया में। अब एक ऐसा देश आ गया जो 80 देशों को फ्री में वैक्सीन दे दिया। अब उनका जो अरबों का नुकसान हुआ वो क्या करेंगे? वो भी तो कुछ करेंगे ना। तो ये सारी जो कवायद है ना, उनका इतना पैसा डूब गया तो उसमें से कुछ पैसा ये खर्च कर दे रहे हैं ताकि भारत के लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सके। अब कैसे करेंगे इन्फ्लुएंस? तो सोशल मीडिया उनका, फेसबुक उनका, ट्विटर उनका, गूगल उनका, वेस्टर्न मीडिया उनका। अब वो क्या करेंगे? अपने देश में करेंगे। भारत में कुछ तो कमी है। ये मोदी तानाशाह है, लोकतंत्र खतरे में है, बहुत भेदभाव हो रहा है। अरे आज भेदभाव हो रहा है। आप जाके किसी भी गांव में जाके पूछिए कि भैया जातिवाद पहले था या अब ज्यादा है, भेदभाव पहले था या अब ज्यादा है। पूछिए कि पहले बूथ ज्यादा लुटाता था कि अब ज्यादा लुटा रहा है बूथ। भ्रष्टाचार पहले था या अब है? पूछिए ना जाके आम लोगों से। वो हर कोई ये कहेगा कि पहले बहुत खराब स्थिति थी, अब थोड़ा सा बेहतर है। ये नहीं कहेंगे कि सब कुछ बहुत एकदम आइडियल हो गया, लेकिन ये कहेंगे जरूर कि यार पहले से तो अच्छा है। लेकिन इसके बावजूद जबरदस्ती का ये कहा जा रहा है कि बहुत खराब है, जेनजी सड़कों पे उतरो, जेनजी सड़कों पे उतरो। और जेनजी है कि स्टार्टअप शुरू कर रहा है। असली दुख यही है। और ये वो कह रहे हैं कि अरे भाई नहीं जेनजी होता है। नहीं खत्म हो रहा है क्योंकि भारत के लोग समझ रहे हैं। उन्होंने आसपास देख लिया, उन्होंने बांग्लादेश का हालत देख लिया, उन्होंने नेपाल का हालत देख लिया, उन्होंने पाकिस्तान का हालत देख लिया, उन्होंने श्रीलंका का देख लिया, मालदीव का देख लिया, चारों तरफ देख लिया, बोला सब बर्बाद हो गया। एक भी ऐसा देश नहीं है जो तख्ता पलट के बाद प्रोग्रेस किया हो, एक भी नहीं, नॉट इवन सिंगल पूरी दुनिया में। उल्टा जो अच्छा खासा देश था वो भी सत्यानाश हो गया उसका। खराब देश नहीं था सीरिया, खराब देश नहीं था लेबनान, खराब देश नहीं था लीबिया, खराब देश नहीं था यमन। इन सब में सीआईए ने तख्ता पलट करके उनको गृह युद्ध की आग में झोंक दिया और आज वो देश तहस नहस हो चुके हैं और वही साजिश रची जा रही है। आपको क्या लगता है ये बंद होने वाली है? आप लाख चुनाव करवा लीजिए, लाख सफाई दे दीजिए, लाख हर तरह से आप सबूत देते रहिए कि भाई कहीं कोई चुनाव में गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन जो उसने पैसा खाया है वो बोलता रहेगा कि गड़बड़ हुई है, वो करता रहेगा। ठीक है, आपका मुद्दा नहीं रहेगा, हो सकता है आपका मुद्दा नहीं हो, लेकिन वो कहेगा कि जबरदस्ती हुआ ही है। आप बोलिए सबूत दो, बोला सबूत नहीं दूंगा, जेनजी सड़कों पे उतरो। बोला कोर्ट जाओ, बोला कोर्ट नहीं जाऊंगा, जेनजी सड़कों पे उतरो। बोले यार कुछ तो बता दो, बोला कुछ नहीं बताऊंगा, जेनजी सड़कों पे उतरो। ठीक है, क्यों ठीक है। फिलहाल भारत के साथ साथ अगर हम नेपाल का जिक्र करें तो नेपाल से ये तस्वीरें आई हैं और हम देख रहे हैं कि इस तरीके के घटनाक्रम थमने का नाम नहीं ले रहे और आप कह रहे हैं कि अब ये बढ़ेंगे। बिल्कुल, तीन तरह की ताकतें वहां काम कर रही है।
एक ताकतें हैं जो हिंदुत्व वाली ताकतें हैं, जो राजशाही वाली ताकतें हैं, जो डेमोक्रेसी वाली ताकतें, पहली। दूसरी, अभी भी वहां कम्युनिस्ट ताकतें हैं, भले ही वो प्रधानमंत्री चले जाने के बाद उसका कैडर नहीं चला जाता, वो मौजूद रहता है। वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है वहां, उसके कैडर हैं। और तीसरी ताकतें वो हैं जो कि राजा को चाहती हैं। वो आज भी वीरेंद्र विक्रम सिंह को याद करती है, आज भी वो चाहती है कि नहीं, उस जमाने में पंकज जी, बहती गंगा में हाथ थे। धोने वाली बात है। जब जेनजी सड़कों पर उतर ही गया है तो सब अपने अपने मुद्दे लेकर आ जाएंगे कि हम भी ये चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं। हाँ, अभी हाँ, आप 3 कारण बता रहे, अरे, अभी और 10 कारण निकल ही आएंगे। हाँ, हमारी भी ये समस्या है, बिल्कुल, और बिल्कुल। ग्रुप बनाओ और चलो। अब 10 लड़के का ग्रुप आइए, 4 दुकानें तोड़िए, हो गया बस। रिवॉल्यूशन। ऐसा थोड़ी ना होता है। ये सबसे खराब तरीका दुनिया में है सरकार बदलने का, यही हिंसा के जरिए सरकार। सबसे खराब तरीका यह, जहां भी हिंसा के जरिए सरकार बदली गई है वो देश का सत्यानाश हुआ है। एक आइडियल उदाहरण इन लोग, जो पूरी दुनिया के कम्युनिस्टों का आइडियल है, वो है रशिया। और जब से रशिया में कम्युनिस्ट एक्ट 14 टुकड़ों में बंट गया। एक देश ऐसा बताइए जहां हिंसा के जरिए सत्ता बदली हो और वो देश बहुत सुखी संपन्न हो गया हो। दुनिया में आप उदाहरण बता दीजिएगा, मैं पत्रकारिता छोड़ने के लिए तैयार हूं। है ही नहीं उदाहरण। सही बात है। चलिए ठीक है, ठीक है। अभी नेपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, बाकी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ये जिस तरीके को अपनाया जा रहा है और जिनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है, अब ये उन्हें सोचना होगा कि किसी के कहने भर से सड़कों पर उतरकर इस तरीके से प्रदर्शन करना है या नहीं। लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, ये इतिहास गवा रहा है। इतिहास के पन्नों को भी मत खंगालिए। अब से सिर्फ 1-1.5 साल पीछे चले जाइए और किन किन देशों में क्या क्या हुआ है, बस वो तस्वीरें आप देख लीजिए। बहरहाल शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी नेपाल से जो भी अपडेट आती रहेगी इस पूरे मुद्दे पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। और हाँ, आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.newsnmf.com और वहां से भी अपडेट ले सकते हैं। नमस्कार।